24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव का दिन काठमांडू एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 दिल्ली के लिए तैयार खड़ी थी। 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स। हंसी खुशी का माहौल था। नवविवाहित रूपिन कटियाल और उनकी पत्नी रचना हाथ में हाथ डाले बैठे थे। सिर्फ 31 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। रचना रूपिन के कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। कुछ यात्री क्रिसमस की छुट्टियों में घर लौट रहे थे, कुछ परिवार के साथ समय बिताने जा रहे थे। कैप्टन देवी शरण ने कॉकपिट में इंजन स्टार्ट किया। फ्लाइट ने रनवे छोड़ा और हिमालय की बर्फीली चोटियों के ऊपर से उड़ान भरी। दिल्ली सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट दूर था। 16:53 पर फ्लाइट भारतीय एयरस्पेस में घुसी ही थी कि अचानक पीछे से चीखें गूंज उठीं। 5 नकाबपोश युवक खड़े हो गए। उनके हाथों में पिस्तौलें और हैंड ग्रेनेड थे। एक ने चिल्लाकर कहा, कोई हरकत मत करना, ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। अल्लाहू अकबर। यात्री स्तब्ध रह गए। रचना ने रूपिन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रूपिन की सांस अटक गई। एक आतंकी कैप्टन देवी शरण की तरफ दौड़ा और उनकी गर्दन पर पिस्तौल रख दी। चुपचाप प्लेन को अमृतसर ले चलो। दिल्ली मत जाना, प्लेन अमृतसर ले चलो अभी। कैप्टन शरण ने कांपते हाथों से कंट्रोल ले लिया। फ्लाइट का रुख बदल गया। प्लेन में दहशत फैल गई। बच्चे रोने लगे, महिलाएं सिसकियां भर रही थीं। किसी को नहीं पता था कि ये छोटी सी उड़ान अब मौत की उड़ान बन चुकी है। आतंकियों के चेहरे पर खून की प्यास साफ दिख रही थी। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा आक्रामक लग रहा था, उसका नाम था इब्राहिम। उसने पूरे केबिन में घूमते हुए चिल्लाया, सब लोग चुप रहो, कोई भी अपनी सीट से हिला तो गोली मार दूंगा। हम हिजबुल मुजाहिद्दीन के मुजाहिद्दीन हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस प्लेन को उड़ा देंगे। रूपिन कटियाल ने अपनी पत्नी रचना को अपनी बाहों में कस लिया। रचना कांप रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, रूपिन, हम मर जाएंगे क्या? रूपिन कुछ नहीं बोल सका, बस उसका हाथ थामे रहा। कैप्टन देवी शरण कॉकपिट में बैठे पसीना बहा रहे थे। उनके बगल में फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र सिंह थे। आतंकी ने कैप्टन की गर्दन पर पिस्तौल रख रखी थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करो, कोई चालाकी की तो पहला गोली तुम्हें मारेगा। फ्लाइट अमृतसर की तरफ मुड़ गई। प्लेन में हर कोई अपनी जिंदगी की फिल्म अपनी आंखों के सामने देख रहा था। एक बुजुर्ग यात्री ने आंखें बंद करके हे भगवान का जाप शुरू कर दिया। एक छोटी बच्ची अपनी मां की गोद में छिप गई। 7:30 बजे के आसपास फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी। रनवे पर लैंडिंग के बाद प्लेन रुक गया। आतंकियों ने तुरंत सभी खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए। बाहर भारतीय सुरक्षा बलों की गाड़ियां आ रही थीं, लेकिन अंदर दहशत का माहौल था। इब्राहिम ने एक यात्री को उठाकर कैप्टन के पास लाया और कहा, अब बात शुरू होगी। हमारी मांगे हैं, हमारी 3 साथी कैदियों को रिहा करो, मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जट और लंगड़ वाले को, वरना हर घंटे एक यात्री को मारेंगे। कैप्टन शरण ने रेडियो पर कंट्रोल टावर से संपर्क किया। ये हाईजैक है, आतंकियों की मांग है कि मसूद अजहर समेत 3 कैदियों को रिहा किया जाए। अमृतसर एयरपोर्ट पर अलर्ट हो गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तुरंत सूचना दी गई। प्लेन के अंदर रूपिन ने रचना के कान में फुसफुसाया, डरो मत, हम बाहर निकलेंगे। लेकिन आतंकियों की आंखों में वो चमक थी जो बताती थी ये आसान नहीं होने वाला। अमृतसर एयरपोर्ट पर प्लेन रुकते ही आतंकियों का गुस्सा फूट पड़ा। रिफ्यूलिंग में देरी हो रही थी। टैंकर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे। इब्राहिम नाम का आतंकी चीखा, ये देरी क्यों हो रही है? हमने कहा था अगर प्लेन जल्दी नहीं उड़ता तो हम यात्री मारना शुरू कर देंगे। उसने अपनी नजर पूरे केबिन पर घुमाई। उसकी आंखें खून से लाल थीं। अचानक उसने नवविवाहित रूपिन कटियाल की तरफ इशारा किया। रूपिन और रचना अभी भी एक दूसरे से सटे बैठे थे। तुम उठो। रूपिन को जबरदस्ती खींचकर आगे ले जाया गया। रचना चीख पड़ी, नहीं, छोड़ दो उसे प्लीज। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आतंकी ने रूपिन को घुटनों पर बैठाया। एक दूसरे आतंकी, जिसे डॉक्टर कहा जाता था, ने चाकू निकाला। उसने रूपिन की गर्दन पर चाकू रखा और कहा, ये हिंदुस्तान सरकार को चेतावनी है, अगर रिफ्यूलिंग में और देरी हुई तो एक करके सबको इसी तरह मारेंगे। रूपिन ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। रचना रोते रोते बेहोश होने लगी। फिर चाकू चला। रूपिन की गर्दन पर गहरी चोट लगी। खून बहने लगा। आतंकियों ने और भी वार किए, छाती पर, पेट पर, चेहरे पर। रूपिन जमीन पर गिर पड़े। पूरे प्लेन में सन्नाटा छा गया। सिर्फ रचना की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कैप्टन देवी शरण ने कंट्रोल टावर से चीख कर कहा, रिफ्यूलिंग जल्दी करो, एक यात्री घायल है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन देर हो चुकी थी।
आतंकियों ने रुपिन को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। रचना को अभी तक नहीं पता था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बस यही सोच रही थी कि रुपिन घायल है लेकिन जिंदा है। एक आतंकी ने उसे धक्का देकर अपनी सीट पर बैठा दिया। चुप रहो वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। कैप्टन देवी शरण ने रेडियो पर बार बार चिल्लाया, मेडिकल मदद चाहिए, एक यात्री की हालत बहुत गंभीर है, फौरन डॉक्टर भेजो। अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों की हलचल तेज हो गई थी, लेकिन सरकार का फैसला साफ था, कोई भी आतंकी की मांग मानने से पहले निगोसिएशन होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी थी। गृह मंत्रालय, रॉ, आईबी और आर्मी के टॉप अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी बीच आतंकियों ने प्लेन को फिर से उड़ाने का आदेश दिया। अब अमृतसर से उड़ो, लाहौर की तरफ ले चलो। कैप्टन शरण ने कहा, ईंधन पूरा नहीं है, लाहौर तक नहीं पहुंच सकते। आतंकियों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने एक और यात्री को उठाया, इस बार एक युवक को, लेकिन रिफ्यूलिंग शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। रात के 7:30 बजे के आसपास फ्लाइट IC-814 अमृतसर से उड़ान भर चुकी थी। अब प्लेन पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन के अंदर यात्री अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ हाईजैक नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। रचना कटियाल रुपिन के खाली सीट की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पाकिस्तान ने भारतीय प्लेन को अपनी एयर स्पेस में घुसने की इजाजत नहीं दी। फ्लाइट को वापस मुड़ना पड़ा। आतंकियों ने नया आदेश दिया, अब लैंडिंग करो, कंधार, अफगानिस्तान। फ्लाइट IC-814 अब कंधार एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। आतंकियों को यकीन था कि वहां उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। रात के अंधेरे में प्लेन कंधार के रनवे पर उतरा। 25 दिसंबर 1999 सुबह के 4 बजे के आसपास। जैसे ही प्लेन रुका, तालिबानी लड़ाके चारों तरफ घेरा डाल चुके थे। उनके हाथों में AK-47 थे। आतंकियों ने प्लेन के दरवाजे खोले और तालिबान के साथ मिलकर यात्री और क्रू को घेर लिया। कंधार एयरपोर्ट पर अब प्लेन एक जेल बन चुका था। भारत सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। कंधार पाकिस्तान और तालिबान के प्रभाव में था। कोई भारतीय सैनिक वहां नहीं जा सकता था। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया। इसमें शामिल थे गृह सचिव, विदेश सचिव, रॉ के अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण अजीत डोभाल। अजीत डोभाल उस समय रॉ में जॉइंट डायरेक्टर थे। उन्हें खास तौर पर नेगोशिएशन टीम का हिस्सा बनाया गया। डोभाल जानते थे कि ये सिर्फ यात्री बचाने का मामला नहीं बल्कि देश की गरिमा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मामला भी है। कंधार में आतंकियों ने अपनी मांग दोहराई, मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जट और उमर शेख को रिहा करो, साथ में 20 करोड़ रुपए और 36 कैदियों की सूची। अगर 36 घंटे में मांगे पूरी नहीं हुई तो हम एक एक यात्री को मारेंगे। यात्री 30 घंटे से ज्यादा समय से बिना खाने पानी के थे। शौचालय बंद थे, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे थे। रचना कटियाल रुपिन की मौत के सदमे में थी। वो एक कोने में बैठी फटी हुई साड़ी से आंसू पोंछ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं कभी घर वापस लौट पाऊंगी? आतंकियों ने अब यात्रियों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया था। हर ग्रुप पर एक एक आतंकी नजर रख रहा था। भारतीय टीम ने कंधार में नेगोशिएशन शुरू करने की तैयारी कर ली। अजीत डोभाल और उनकी टीम को अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। कंधार एयरपोर्ट पर सर्द हवा चल रही थी। प्लेन के चारों तरफ तालिबानी मिलिशिया घेरे हुए थे। अब यात्री एक बड़े हॉल में बैठे थे जहां फर्श पर सिर्फ पुराने कंबल बिछे थे। खाने के लिए सिर्फ रोटी और पानी मिल रहा था। रचना कटियाल एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रुपिन की मौत का सदमा अभी तक उतरा नहीं था। पास बैठी एक महिला यात्री ने उसका हाथ थामा और कहा, बहन हिम्मत रखो, हम सब साथ हैं। दिल्ली में अजीत डोभाल ने नेगोशिएशन टीम को तैयार किया। डोभाल जानते थे कि तालिबान और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों ही पाकिस्तान की मदद से काम कर रहे हैं। 25 दिसंबर की शाम को भारतीय टीम कंधार पहुंची। डोभाल और उनकी टीम ने तालिबान कमांडरों से पहली मुलाकात की। तालिबान ने साफ कहा, हम आतंकियों को सपोर्ट करेंगे, तुम्हें उनकी मांगे माननी होंगी। नेगोशिएशन शुरू हुआ। डोभाल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम यात्री चाहते हैं लेकिन कैदियों की रिहाई इतनी आसान नहीं। हम बातचीत करेंगे लेकिन कोई भी मांग पूरी करने से पहले सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आतंकियों ने जवाब में धमकी दी, 36 घंटे दिए हैं, अगर मसूद अजहर नहीं छोड़ा गया तो हम हर घंटे एक यात्री को मारेंगे। क्रू मेंबर्स घायल यात्रियों की मदद कर रहे थे लेकिन दवाइयां खत्म हो रही थीं। रचना ने एक युवा लड़के से पूछा, क्या सरकार हमें बचाएगी? लड़के ने जवाब दिया, हमें उम्मीद है लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक हैं। दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने अपनी टीम के साथ रणनीति बनाई। उन्होंने फैसला किया कि सीधे मांग मानने की बजाय समय खींचना होगा। हर बात में छोटी छोटी शर्तें रखनी होंगी, जैसे घायल यात्रियों को पहले रिहा करना, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देना। डोभाल की आंखों में वो ठंडी चमक थी जो बताती थी वो इस खेल को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। कंधार के टर्मिनल बिल्डिंग में तनाव चरम पर था। आतंकियों ने यात्रियों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट रखा था।
हर ग्रुप के बीच में एक आतंकी खड़ा रहता, AK-47 लेकर। रचना कटियाल अब चुपचाप बैठी थी। रूपिन की याद में उसकी आंखें सूख चुकी थीं। पास बैठे एक यात्री ने धीरे से कहा, बहन हिम्मत मत हारो, भारतीय सरकार कुछ न कुछ करेगी। रचना ने सिर्फ सिर हिलाया। नेगोशिएशन रूम में अजीत डोभाल और उनकी टीम तालिबान कमांडरों और हाईजैकर्स की प्रतिनिधियों के सामने बैठे थे। डोभाल ने शांत स्वर में कहा, हम सभी यात्रियों की जान बचाना चाहते हैं, लेकिन कैदियों की रिहाई के लिए हमें लिखित गारंटी चाहिए कि कोई भी यात्री मारा नहीं जाएगा। आतंकियों का नेता इब्राहिम गुस्से में बोला, कोई शर्त नहीं, पहले मसूद अजहर को रिहा करो, फिर हम बात करेंगे, वरना अगला यात्री मरेगा। डोभाल ने पल भर रुककर जवाब दिया, अगर आप एक भी निर्दोष को मारते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखेगी। भारत अकेला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, सोच लो। तालिबान कमांडर बीच बीच में हस्तक्षेप कर रहा था। वो दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। रात भर नेगोशिएशन चलता रहा। डोभाल अपनी टीम के साथ छोटी छोटी रणनीतियां बना रहे थे। वे जानते थे कि समय खींचना ही सबसे बड़ा हथियार है। जितना ज्यादा समय, उतनी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान और तालिबान पर बढ़ेगा। टर्मिनल में यात्रियों को अब थोड़ी राहत मिली। आतंकियों ने कुछ और रोटियां और पानी बांटा, लेकिन कोई भी सो नहीं पा रहा था। एक युवा यात्री ने रचना से कहा, दीदी आपका पति बहुत बहादुर था, उसने सबके लिए समय खरीदा। रचना की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो फुसफुसाई, वो सिर्फ मुझे बचाना चाहता था। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लगातार अपडेट ले रहे थे। उन्होंने साफ निर्देश दिया, यात्रियों की जान सबसे ऊपर है, लेकिन आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। अजीत डोभाल ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और टीम से कहा, अगले राउंड में हम महिलाओं और बच्चों की रिहाई की मांग रखेंगे। एक एक करके सबको बाहर निकालना है। कंधार एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में 5वें दिन भी यात्रियों की हालत बेहद खराब थी। बच्चों के रोने की आवाजें अब थकान में बदल चुकी थीं। कई यात्री बुखार और डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे। रचना कटियाल दीवार से टेक लगाए चुपचाप बैठी थी। उसके पति रूपिन की आखिरी बहादुरी वाली पलें बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही थी। अजीत डोभाल ने नेगोशिएशन टीम को सख्त निर्देश दिया था, समय खींचो, लेकिन हर बैठक में छोटी छोटी राहतें निकालो। दवाइयां, डॉक्टर और बच्चों के लिए दूध मांगते रहो। उन्होंने रणनीति बनाई कि एक एक करके यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। डोभाल की लगातार दबाव वाली बातचीत और तालिबान की बढ़ती बेचैनी के कारण आतंकियों को कुछ छूट देनी पड़ी। पहले 27 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया गया, फिर 10 घायल यात्रियों को। हर बार रचना कटियाल उन यात्रियों को बाहर जाते देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी, लेकिन वो अभी भी अंदर थी। रूपिन की मौत की खबर पूरे देश को सदमे में डाल चुकी थी। 7वें दिन तनाव चरम पर पहुंच गया। आतंकियों ने बार बार धमकी दी कि अगर मसूद अजहर नहीं आया तो और यात्रियों को मार दिया जाएगा। डोभाल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि सरकार तीनों कैदियों की रिहाई पर विचार कर रही है, लेकिन पहले सभी यात्रियों की पूरी सुरक्षा की गारंटी दो। उन्होंने हर बैठक में यात्रियों की जान बचाने को प्राथमिकता दी। 31 दिसंबर 1999 की सुबह नेगोशिएशन का आखिरी दौर शुरू हुआ। अजीत डोभाल ने तालिबान और आतंकियों के सामने साफ शर्त रखी, तीनों कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन हर यात्री और क्रू सदस्य को सुरक्षित भारत वापस भेजने की लिखित गारंटी चाहिए। जब मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जट और उमर शेख कंधार पहुंचे तो आतंकियों की खुशी का ठिकाना न रहा। आतंकियों ने प्लेन खाली कर दिया। एक एक करके सभी 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स बाहर निकले। रचना कटियाल जब प्लेन से उतरी तो उसकी टांगें कांप रही थीं। भारतीय टीम ने हर यात्री की गिनती की, कोई पीछे नहीं छूटा था। रचना ने आंसू भरी आंखों से कहा, रूपिन नहीं आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवार वाले अपने अपनों से लिपट कर रो रहे थे। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को रिपोर्ट दी, सर हमने जितना संभव था किया, सभी यात्री सुरक्षित हैं। रूपिन कटियाल की शहादत और डोभाल की रणनीतिक नेगोशिएशन की कहानी आज भी सिखाती है कि संकट में धैर्य, साहस और सही रणनीति कितनी बड़ी ताकत होती।